इससे पहले कर्फ्यू स्टार्ट हो अपने को अपार्टमेंट पहुंचना है। देखो बेंचेस खाली पड़े यार, सैटरडे की रात है, ओल्ड टाउन है, यूरोप है, लेकिन यूक्रेन है ये। इतना बड़ा अपार्टमेंट ओल्ड टाउन में सिर्फ 3,500 का। बोल रही थी कि आज तक कोई इंडिया से गेस्ट नहीं आया मेरा, कि यहाँ पे तो कोई आने नहीं लग रहा, और तुम वॉर के दौरान यहाँ पे घूमने के लिए आए हो, इतना चौक गई थी। इधर शेल्टर है, नीचे जाके चल के देखे एक बारी शेल्टर। देखना भाई, बम से ज्यादा डर तो इधर जाने में लग गया। ओ भाई साहब, सारे काउंटर्स बंद कर दिए, सारे लोग मेरे को देखने लग रहे कि भी इंडियन है, इसका वो करो। अब मैं समझ गया था भाई, मुझे नहीं पता मेरे साथ अब क्या होगा। तो लवीव के ओल्ड टाउन के नज़दीक एक ट्रैम स्टेशन पे उतर चुके अपन, और यहाँ से सैर करके जाएंगे ओल्ड टाउन के अंदर, अपने अपार्टमेंट तक पहुँचेंगे। ठंड बहुत ज़्यादा होगी और कुछ ही घंटों में कर्फ्यू भी लग जाएगा। आप लोग जानते हो यूक्रेन में हर रीजन में हालांकि कर्फ्यू की टाइमिंग्स अलग अलग है। लवीव में शायद रात को 12 बजे कर्फ्यू स्टार्ट होता है और सुबह जल्दी खत्म हो जाता है, शायद 5 बजे तक कर्फ्यू रहता है लवीव में। हर रीजन का बाकी अलग है। कीव में, ओडेसा में, जिन जिन शहरों में अपन अभी तक गए थे, हर जगह कर्फ्यू था। पूरे देश में किसी ना किसी टाइम पे, किसी ना किसी रीजन पे कर्फ्यू रहता है, खास करके रात को जब भी लेट नाइट का समय होता है। तो इससे पहले कर्फ्यू स्टार्ट हो अपने को अपार्टमेंट पहुंचना है, कुछ खाना भी है, सेटल इन होना है, सारी चीज़ें करनी है। अभी 8:30 बज चुके हैं रात के ऑलमोस्ट। बाकी बूंदाबांदी होने लगी, दोबारा से बारिश ना शुरू हो जाए। एक और ट्रैम मेरे बराबर से गुजरने लग रही है। जिस ट्रैम में अपन आए थे वो फिर भी थोड़ी सी मॉडर्न थी, जो पहले वाली देखी थी वो तो बिल्कुल ही बहुत ही पुरानी लग रही थी। पर ये जो शहर जिनमें ट्रैम जैसे बीचों बीच से गुजरती है, मेरे को मस्त लगते हैं ऐसे शहर, और ऑप्शन इतने सारे हो जाते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ना। वो सामने इनका अब उधर से ओल्ड टाउन स्टार्ट हो जाएगा। ये है इनका ओल्ड टाउन। काफ़ी सिमिलर लग रहा है मेरे को तो पोलैंड के क्राको शहर से। पीछे रीजन भी है, अभी डिस्कस करेंगे। ये देखो कुछ बिल्डिंग्स। ओल्ड टाउन बिल्कुल खाली पड़ा है, और हालांकि वॉर ना हो तो और दिनों में, आज सैटरडे नाइट है भाई, सैटरडे को रात के समय यूरोप के किसी ओल्ड टाउन में अगर आप वॉक कर रहे हो और इतनी छीड़, मतलब इतना खालीपन आपको देखने को मिले, तो ऑब्वियसली वो यूक्रेन ही होगा। ये देखो, मतलब एक तो ये जोग्राफिकली काफ़ी नज़दीक है पोलैंड से। क्राको शहर इधर से इतना दूर नहीं है, यहाँ से सिर्फ 1 घंटा दूरी होगी पोलैंड की बॉर्डर। मतलब शमशुल जो शहर है जिधर मैं पहले गया हुआ हूँ, पोलैंड की जो बॉर्डर पड़ती है यूक्रेन के साथ, जिधर से मैंने पहले एंटर करने की कोशिश करी थी साल 2022 में, जब वॉर स्टार्ट हुआ था यूक्रेन का। तो वो शहर यहाँ से घंटा सवा घंटा दूर होगा। आंधी आ गई। बाकी जहाँ तक मेरे को जाना है, लवीव जो था वो रशियन एम्पायर के अंडर नहीं आता था, ये ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के अंडर आता था, और इसलिए यहाँ पे इतना ज़्यादा रशियन इन्फ्लुएंस देखने को नहीं मिलेगा जो ओडेसा में या कीव में जो था, क्योंकि वो सब रशिया के अंडर आता था पहले। तो वही जैसा मैंने कहा, इतना रशियन इन्फ्लुएंस इधर नहीं देखने को मिलेगा लवीव में, क्योंकि ये पार्ट ही नहीं था रशियन एम्पायर का। हाँ ऑब्वियसली जब यूक्रेन कंट्री बनी तो यूक्रेन का पार्ट तो है ही, और यूक्रेन सोवियत यूनियन का पार्ट था यूएसएसआर का, जिसमें खूब सारी कंट्रीज आती थी सारी। लेकिन यूएसएसआर रशिया नहीं है, यूएसएसआर एक संगठन था 15 देशों का, रिपब्लिक्स का, जिसका हेड क्वार्टर या जिसकी कैपिटल सिटी थी मॉस्को, जो कि आज के दिन रशिया की कैपिटल सिटी है। सेंटर में फिर भी थोड़ी बहुत रौनक सी दिख रही है लवीव में, और कीव में तो अपन इतना भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। चलो इधर कुछ तो है। ये इनका मेन स्क्वायर है, राइनॉक स्क्वायर इधर का लवीव का। वहीं जैसा मैंने बताया, इधर से अगर आप क्राको चले जाओगे अभी सैटरडे रात को इसी समय, मान लो आप अगर आप टेलीपोर्ट हो सको, उनका राइनेक जो मेन सेंट्रल स्क्वायर है, राइनेक ग्लाउनी शायद नाम है उसका, सैटरडे रात को अभी इधर इतनी भीड़ होगी पोलैंड में, इतने लोग होंगे पार्टीज़ करते हुए, हैंग आउट करते हुए, सारे बार सारे कैफेज फुल होंगे। लेकिन लवीव में, क्योंकि यूक्रेन में फ़िलहाल वॉर चल रहा है, आप देख सकते हो क्या ही हालात है, और जबकि जोग्राफिकली कितना नज़दीक है, लेकिन कितने बड़े डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि अभी से कुछ ही हफ्ते पहले मैं क्राको भी था सैटरडे रात को, और कई बारी मैं क्राको जा चुका, क्राको शहर 3-4 बार जा चुका, फ्राइडे सैटरडेज। और अभी का ही मैं आपको माहौल बस बता नहीं सकता। उस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा था, मैं ट्रांजिट कर रहा था उधर से, तो इतनी भीड़ थी, सड़कें एकदम
जैम पैक्ड थी, लोग सड़कों पे घूम रहे थे, नाच रहे थे। यहाँ एकदम ही खाली। और ये भी वीकेंड है, आसपास के जो और छोटे टाउन्स है, शहर है, उधर से लोग अभी आए होंगे शायद वीकेंड मनाने के लिए, या जो लोग काम भी कर रहे होते हैं उनकी छुट्टी है कल की, आज की छुट्टी थी, तो फिर भी कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करने के लिए लोग आए होंगे सड़कों पे। पर ये बस इनका पीक है, और अब ठंड वैसे भी बढ़ती जाएगी, तो इससे ज़्यादा भीड़ तो मुझे नहीं लगता अब सर्दी ख़त्म होने से पहले या फिर वॉर ख़त्म होने से पहले इधर दोबारा देखने को मिलेगी, जो कि ऑलरेडी सुनसान सा ही है। एक यूरोप के किसी ओल्ड टाउन के सेंटर को सैटरडे नाइट के हिसाब से अगर हम कंपेयर करें तो फ़िलहाल देखो बेंचेस खाली पड़े यार। सैटरडे की रात है, ओल्ड टाउन है, यूरोप है, लेकिन यूक्रेन है ये। सारे बेंचेस खाली है देखो। खैर ऐसे मौसम में बैठ के करें भी क्या आगे लोग, लेकिन फिर भी भाई अगर मैं इसे कीव से कंपेयर करूं तो बहुत ही बेहतर है। कीव में तो हर जगह कुछ भी नहीं था, कल फ्राइडे था, वीकेंड ही था एक तरह से, लेकिन कुछ भी नहीं भाई, कुछ भी नहीं। ये फिर भी बहुत कुछ है बाकी जगहों के कंपैरिजन में यूक्रेन से। ठंड से वैसे मेरे हाथ जम चुके हैं बिल्कुल, रिकॉर्डिंग के लिए कैमरा का बटन भी नहीं दब रहा फ़ोन का। इधर ही कहीं दिखा रहा है लोकेशन जो मैंने अपार्टमेंट कराया, 16 नंबर था इसी स्ट्रीट पे। 16 नंबर तो यही है, वलोवा स्ट्रीट, मकान नंबर 16। सही जगह आ गया मैं। होस्ट मेरे ख्याल से आएंगी यहाँ पे। या वेरी कोल्ड। मेरे अपार्टमेंट में मैंने चेक इन कर लिया, बिल्कुल सेंटर में है। बिल्डिंग थोड़ी सी पुरानी सी है, चौथी मंजिल पे है। आपको घर दिखाता हूँ मैं, ठीक है। ये एंट्रेंस थी, इधर से घुसे हम अंदर, और ये देखो चौक जाओगे यार, क्या प्रॉपर्टी है। मतलब थोड़ी पुरानी सी ज़रूर है, लेकिन ये देखो इधर का ये सामान, और ये कारपेट सा, ये बेडरूम। मैं अकेला रुकने वाला हूँ, और मतलब देखो कितनी मैसिव जगह। जो होस्ट थी यार, इतनी स्वीट लेडी थी, इतनी स्वीट, ऊपर तक ले गई। अभी तक मेरे से पैसे ही नहीं लिए। बोल रही थी जब जाओगे तब दे देना पैसे, और आराम से चले जाना। तुम्हें लेट भी निकलना हो तो लेट निकल जाना। अभी तक मेरे पास कल की कोई बुकिंग नहीं आई, ठीक है। इधर तो चलो बाथरूम था, जो भी चीज़ें, शावर वगैरह, अंदर से एकदम नया है। ये किचन, और हर जगह स्नैक्स वगैरह रख रखे हैं। बोली फ्रिज में तुम्हारे लिए यूक्रेनियन बियर रखी हुई है, जबकि पीता नहीं मैं। और हीटिंग हालांकि बंद है। आपने देखा पिछली वीडियोस में कि भी यूक्रेन में सरकार की तरफ से भी हीटिंग स्टार्ट नहीं हुई। इनके जो पावर प्लांट्स है उन पे टैक्स हो चुका, तो यूक्रेन के पास बिजली की कमी है, अभी हीटिंग की कमी है, तो इस वजह से सरकार ने अभी लोगों को हीटिंग देनी स्टार्ट नहीं करी। तो इन्होंने अपने खुद के प्राइवेट हीटर्स लगा रखे। बोल रही थी चल रही है हीटिंग यूज़ कर लेना। मैंने आपको नज़ारा दिखाया ही था बाहर का, सेंटर का। ये देखो उसी स्क्वायर से हम लोग अभी आए थे, और उधर का ये नज़ारा। और इस अपार्टमेंट के कितने पैसे दिए मैंने, आप लोग चौंक जाओगे। सिर्फ अपने इंडिया के 3,500 रुपये, बिल्कुल सेंटर में, लवीव के, यूक्रेन के ओल्ड टाउन में। मतलब इमेजिन करो, इतना बड़ा अपार्टमेंट यूरोप में, ओल्ड टाउन में, सिर्फ 3,500 का। कारण क्योंकि यहाँ पे वॉर है, कोई आना ही नहीं लग रहा। इधर से एक और खिड़की है, जिस खिड़की से कुछ वैसा सा ही नज़ारा बिल्कुल सेंटर का देखने को मिलेगा। क्या लाजवाब प्रॉपर्टी है यार, देखना। ये देखो यार, ऐसा व्यू, पूरा अपार्टमेंट बिल्कुल ओल्ड टाउन में, बिल्कुल सेंटर में। और अभी तो रात का समय तो दिख नहीं रहा, सुबह थोड़े से और नज़ारे अपने को देखने को मिलेंगे। अभी तो अंधेरे में दिख नहीं रही चीज़ें। कमाल हो गया यार। और मतलब इतनी स्वीट लेडी यार, बोल रही थी कि आज तक कोई इंडिया से गेस्ट नहीं आया मेरा, तुम इकलौते पहले गेस्ट, और वो भी वॉर के दौरान आए। कि यहाँ पे तो कोई आने नहीं लग रहा, और तुम वॉर के दौरान यहाँ पे घूमने के लिए आए हो। इतना चौंक गई थी। और जब अपार्टमेंट का टूर दे रही थी तो मुझे शुरुआत में नीचे शेल्टर भी दिखाया, बेसमेंट पे, यहाँ पे शेल्टर है। बड़ी स्वीट लेडी थी यार, मेरे से पैसे नहीं लिए अभी तक, और बोली कोई नहीं, जाते हुए दे देना, मुझे पैसों की कोई परवाह नहीं है, मैं चिंता नहीं करती। और फिर बोली कि भी इंडिया से पहला गेस्ट आया, और थोड़ी बहुत यूँ तारीफ भी करी थी। बोली थी मिथुन चक्रवर्ती बॉलीवुड,
और बोली कि भी ऐसा लग रहा है कि कोई बॉलीवुड से एक्टर आ गया इंडिया से मेरे घर में रुकने पर बड़ी अच्छी लेडी थी यार। यहाँ पे टॉफ़ीज़ वगैरह रख रखी है, किचन में भी खाने पीने का सामान था। अभी बाहर कर्फ्यू लगे, इससे पहले जाके नीचे कुछ खाना खा लेते हैं। और दोस्तों 3,000 या 3,500 रुपये भी नहीं, अभी मेरी होस्ट से व्हाट्सएप पे बात हुई, वो तो booking.com का रेट था। वो बोली अगर आपको एक्सटेंड करना हो तो मैं आपको डायरेक्टली सिर्फ 1000 यूक्रेनियन हर्वेनिया में दे दूंगी, यानी कि अपने भारतीय 2,200 रुपये इस पूरे अपार्टमेंट के। मतलब यार कमाल की प्रॉपर्टी है यार। यूक्रेन ने कई चीज़ों में तो इतना ज़्यादा शॉक कर दिया है। आप लोग हो सकते हैं फिर भी सोच रहे हो कि भी इंडिया के रेट्स के हिसाब से कि भी 2,200 रुपये इतना सस्ता भी क्या है, लेकिन मेरी बात को समझो। अगर आप लोग कभी यूरोप आए हो, अगर आप किसी बड़े शहर के ओल्ड टाउन में ऐसा अपार्टमेंट लेके रहते हो तो ऐसे अपार्टमेंट्स की कीमत, इसके पड़ोसी देश में क्राको की बात कर लेता हूँ, यहाँ से 4 घंटे दूर अगर आप क्राको के ओल्ड टाउन में ऐसा अपार्टमेंट लोगे तो उसकी कीमत एक रात के 8-10 हज़ार रुपये ईजिली होगी, क्या पता 15,000 भी हो। और आप थोड़ा और वेस्टर्न यूरोप की तरफ जाओगे तो यही अपार्टमेंट 15,000 का हो जाएगा, क्या पता 20,000 का भी हो जाए। इससे पहले कि खाने की सभी जगह बंद हो, जल्दी से बाहर चलते हैं वरना कर्फ्यू लग जाएगा। पुरानी सी बिल्डिंग है और इधर शेल्टर है, नीचे जाके चल के देखे एक बारी शेल्टर। ये है भाई शेल्टर। ओ भाई साहब, बम से ज़्यादा डर तो इधर जाने में लग जाए। देखना भाई, बम से नहीं होगी इतनी घबराहट जितनी इधर नीचे जाके होगी। चले, मैं नहीं जा रहा भाई। पहले खाना खा के आते हैं फिर चलेंगे। अरे यार बारिश होने लग रही है, छाता भी नहीं लाया मैं। ये सड़क बिल्कुल खाली पड़ी है, सामने से लोग आने लग रहे हैं इस सड़क पे, पता नहीं क्या है। बारिश हो रही है हालांकि। एक रेस्टोरेंट ढूंढा है मैंने, हेल्दी रेस्टोरेंट, लेकिन वो पीछे रह गया शायद। एक और चीज़ जो मैं पिछली वीडियोस में ही बता चुका, क्योंकि इस देश के ज़्यादातर लड़के फौज में हैं तो लड़कियाँ ही दिखेगी आपको सड़क पे सिर्फ। वैसे भी इन देशों की पॉपुलेशन अगर आप देखोगे, जो भी ये फॉर्मर सोवियत कंट्रीज थी, इधर आमतौर पे लड़कियाँ ज़्यादा होती है, सेक्स रेशो थोड़ी डिसबैलेंस्ड है, लड़के कम होते हैं, लड़कियाँ ज़्यादा होती है। और यूक्रेन में क्योंकि वॉर की वजह से जितने भी जवान लड़के हैं 25 साल की उम्र से ज़्यादा, उनको वॉर में ड्राफ्ट कर दिए गए फ़ौज में, तो लड़के देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि सभी लड़के ज़्यादातर अभी फ़िलहाल फ़ौज में सर्व कर रहे हैं। मतलब सिर्फ लड़कियाँ ही दिखाई दे रही है सड़कों पर, लड़के तो दिखाई नहीं दे रहे। मुश्किल से ही 10 में से 1 लड़का दिखता है कोई, सारी ही लड़कियाँ। और काफ़ी लड़कियां देश छोड़ के जा भी चुकी। लड़कों को अलाउड नहीं है देश से बाहर जाना, पर लड़कियों को अलाउड है। जबकि बाहर जा चुकी इतनी लड़कियां, फिर भी इतनी देखने को मिलती है अभी भी सड़कों पे। मैंने ये रेस्टोरेंट ढूंढा था जिसका नाम है वोकैडो है, पर ये तो बंद हो चुका, कुछ भी नहीं आया। तो आगे वहाँ एक बार है जिधर लोग खड़े हैं खूब सारे, दारू ले रहे होंगे पता नहीं। यहाँ बारिश में नीचे खड़ा हूँ, कपड़े मेरे भीग चुके हैं। कुछ ही मिनटों में कर्फ्यू की वजह से सारी चीज़ें बंद हो जाएगी, तो अब अपने पास ऑप्शंस है नहीं कि भी ऐसी जगह जाए वैसी जगह जाए, जो भी खाने का मिले अब खाना ही पड़ेगा। देखते हैं जो भी खुला मिल जाए ढंग का। एक ये रेस्टोरेंट है, इसके रिव्यूज़ बढ़िया दिखा रहा है, इसी में चल पड़ते हैं। चुर्रास्को बिजी सा भी लग रहा है अंदर। ये अपना खाना सा भी आ तो गया और बहुत ही सस्ता है यार। ये इनका मेन्यू स्कैन करके खाना ऑर्डर करा था मैंने। सभी लोग हालांकि दारू पी रहा है, सैटरडे नाइट है, पर मैंने जिंजर टी मंगाई है, साथ में पाइनएप्पल। और अभी मेन कोर्स तो आया भी नहीं, मैंने चिकन का कुछ कबाब सा मंगाया है जो भी आएगा। और ये जिंजर की चाय मतलब सिर्फ 100 अर्वेनिया की थी, मतलब अपने 200 रुपये थोड़े ज़्यादा, बहुत ही सस्ता है। अगर बाकी यूरोप से कंपेयर करें, जैसा मैं कई बार बोल चुका, ओल्ड टाउन में आप किसी और रेस्टोरेंट में बैठ के ऐसे खाना खाओगे कई गुना ज़्यादा बिल आएगा, और ये तो बहुत ही सस्ता है। ये आ गया मेरा चिकन कबाब भी, जिसे खाते और जल्दी से निकलते क्योंकि बाहर किसी ग्रोसरी स्टोर पे भी जाना है ताकि मैं दूध ले सकूँ, वरना सब कुछ बस बंद होने ही वाला है अभी। मेरे खाते से 1100 रुपये कटे हैं, जिसमें मैंने एक स्टार्टर मतलब वो पाइनएप्पल सा भी खा लिया,
मेन कोर्स मतलब वो चिकन भी खा ली और साथ में चाय भी पी ली इतनी भर के। 1100 रुपये में यूरोप में पेट भर के मैंने डिनर कर लिया। बहुत ही सस्ता लग रहा है लवीव। यूरोप के बाकी एरियाज ट्रैवल करे बाद और स्पेशली इधर अभी वॉर के दौरान यहाँ पे आए बाद, और सारी चीज़ें एकदम खाली है, तुरंत नंबर आ जाता है। कहीं भी ऐसा नहीं है कि भी भीड़ है, ओवर क्राउडेड है, सब कुछ अवेलेबल है, जो मन करे वो करो। जो चीज़ें ऑब्वियसली खुली है सिर्फ वही, लेकिन बहुत सारे कैफ़ेज़ बिजनेसेस बंद भी हो चुके हैं वॉर की वजह से। रात का वक्त हो गया 10:40। कर्फ्यू स्टार्ट होने में 1 घंटा 20 मिनट है और बिजनेसेस सभी बंद हो चुके हैं ऑलमोस्ट अभी भी, लेकिन यहाँ फूल ज़रूर बिक रहे हैं सैटरडे रात को। मैं कोई सुपरमार्केट तलाश रहा हूँ, इधर एक दिखा तो रहा है जो अभी खुली होएगी ताकि उस पर से मैं पानी और दूध ले सकूँ। ये पता नहीं कोई मॉल है क्या है, इसके अंदर दिखा रहा है। मॉल खुले इनके, हालांकि अब वर्किंग आवर्स के बाद है तो इसलिए बंद है क्योंकि कर्फ्यू स्टार्ट होने वाला है, लेकिन नीचे ये सुपरमार्केट है जो अभी भी खुली है और काफ़ी बिजी दिख रही है, मतलब रात के हिसाब से बहुत बड़ी है। ये तो मेन सुपरमार्केट लग रही है इनकी, सारी चीज़ें हैं। मेरा राशन सारा ख़त्म हो रखा है इसलिए आज मुझे बाहर खाना पड़ा था। ले भी चलते हैं सामान। एक तरफ कीव का वो वाला पार्ट था, एक तरफ लवीव का ये वाला डेजर्ट सेक्शन है। रात के 11 बज गए। अब फाइनली एक बार एक बिजनेस एक रेस्टोरेंट बंद हो गया है और सभी लोग वापस जाने लग रहे हैं घर की तरफ। ये देखो सभी लोग वापस लौटने लग रहे हैं, बिल्कुल खाली हो गया क्योंकि अब सारे बिजनेसेस बंद हो गए। 12 बजे कर्फ्यू स्टार्ट हो जाएगा। अभी 2 लड़के मेरी तरफ आने लगे जैकेट पहन के, मुझे लगा पुलिस आ गई, मेरे को टोक रहे होंगे। देखा 2 सब्सक्राइबर थे। पता नहीं यहाँ पे कैसे, अभी भी उत्तराखंड से थे दोनों भाई। एकदम शांति हो गई अब। पहले तो फिर भी यूँ था कि भी कुछ चीज़ें खुली थी, अब सभी बंद हो गया, लोगों को बाहर निकाल दिया, चलो अपने घर जाओ। सुनसान होगी सड़कें, अपन भी पहुँचते घर पे इससे पहले कर्फ्यू स्टार्ट हुए। मौसम अब फिर भी थोड़ा ठीक हो गया, पहले तो बारिश होने लगी थी इतनी तेज़ जब अपन निकले थे, अभी फिर भी शांत है। शीशा मिला यहाँ पे एक मस्त सा, मैंने सोचा जाते जाते खुद की वीडियो बना लेते शीशे के आगे। इधर ही कहीं है अपना मकान, लेफ्ट में शायद। हाँ पहुँच गए। लौट आए भाई हम फाइनली वापस अपनी अपार्टमेंट बिल्डिंग में। चल के नीचे शेल्टर को देखते हैं। अभी शेल्टर किधर था, इधर है सीढ़ियों से पहले। चलते इस खौफनाक शेल्टर के अंदर, देखते हैं अंदर से कैसा है। गर्मी है इधर तो। एक सेकंड रुको, दोबारा से आपको दिखा दूँ। ओ भाई साहब सिर बिट गया ऊपर मेरा, इतना अंधेरा है इधर, इतना अंधेरा है बता नहीं सकता। 1 सेकंड के लिए फ्लैश बंद करा था मैंने, कुछ भी नहीं दिख रहा था, कुछ भी। ओ भाई साहब गर्मी हो रखी है नीचे भयंकर। तारे लगी हुई है, शायद गर्म उसकी सप्लाई की है, हीटिंग की। ये है कुछ बंकर नीचे से। ओ भाई साहब शांति देखो, आगे ऐसी ही और गुफा ऐसी बनी हुई है, ऊपर देखो छत। भाई इतना खौफनाक है ना, ऐसा से बताने लग रहा हूँ बंकर, क्योंकि अपने को आदत नहीं है ना ऐसे बंकर्स की। तो भाई अंदर बिल्कुल ऐसे लग रहा है, मतलब थोड़ी सी भी आप मन में नेगेटिव थॉट लेके इस बंकर में घुस गए ना तो आप अंदर 5 सेकंड भी सर्वाइव नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं लग रहा है, पता नहीं किधर किसी डरावनी जगह में आगे अंदर आत्माएं घूमने लग रही है। एकदम ऐसी फीलिंग आती है, बहुत ही ज़्यादा खौफनाक सी। चलो, तो ये जो बंकर्स यूक्रेन में बनाए गए हैं ना, ये सभी मिसाइल अटैक्स, ड्रोन अटैक्स और बॉम्ब अटैक से बचने के लिए। फ़िलहाल यूक्रेन में इस वॉर के दौरान आपको हर होटल में, हर ट्रेन स्टेशन में, हर बिल्डिंग में, हर जगह आपको शेल्टर्स मिलेंगे, हर बिल्डिंग में, हर बिजनेस के साथ में। जैसे भी कोई मिसाइल अटैक होने वाला होगा, मोस्ट लाइकली वो रडार में डिटेक्ट हो जाएगा और जैसे ही शहर में सायरन बजेंगे
लोग जाके नीचे इन बंकर्स में, शेल्टर्स में छुप सकते हैं ताकि कम से कम नुकसान पहुँचे। लेकिन हर बार यूक्रेन का सिस्टम कोई भी मिसाइल अटैक डिटेक्ट नहीं कर पाता है, तो अगर एकदम से कोई ब्लास्ट भी होता है आसपास और एकदम खौफ का माहौल हो तो लोग जाके इन बंकर्स में छुप जाते हैं, शेल्टर्स में पनाह ले लेते हैं। वेलकम होम। भाई इसी के साथ ही आज का दिन करते हैं ख़त्म। मैं नहाता हूँ, आराम करता हूँ, दूध पीता हूँ और सोता हूँ। मिलता हूँ आप लोगों से कल सुबह। अब हालांकि दोस्तों गुजरी रात मैंने आप सभी से वादा करा था कि लवीव शहर में मैं आप लोगों से सुबह मिलने वाला हूँ, लेकिन फ़िलहाल आज मैं भी कहाँ पे हूँ और मेरे साथ क्या हुआ वो मैं भी आपको बताने वाला हूँ। ठंड काफ़ी ज़्यादा हो रखी है, 0 डिग्री के करीब टेम्परेचर है। अब रात को तो मैं वीडियो ख़त्म करके सो गया, लेकिन जनरली जब भी मैं कहीं घूमने जाता हूँ तो मेरा मोटिव ये भी रहता है कि मैं बिना कैमरे के भी उस शहर को या जगह को एक्सप्लोर करूँ। संडे का दिन था आज और शानदार वेदर, सनी। हालांकि रात को बारिश हो रही थी, लेकिन आज मौसम क्या लाजवाब था। अपार्टमेंट की खिड़की से इतने खूबसूरत नज़ारे लवीव शहर के एकदम सेंटर के ओल्ड टाउन के। खिड़की से इतना ज़बरदस्त नज़ारा था इनके चर्च का, बिल्डिंग्स का और आर्किटेक्चर का। काफ़ी देर मैंने वो ऑब्ज़र्व करा। उसके बाद मैं शहर में, ओल्ड टाउन में नीचे घूमा, गलियों में। और संडेज एक्चुअली में मेरे फेवरेट दिन हो गए, क्योंकि किसी भी इंसान को कोई जल्दी नहीं होती। लोग किसी रश में नहीं होते काम पे पहुंचने के लिए या फिर वापस घर पहुंचने के लिए। लाइफ बहुत रिलैक्स्ड होती है और मैं ये फील करता हूँ कि लोग बिना किसी जल्दी के चीज़ों को इन्जॉय करते हैं, मोमेंट्स को इन्जॉय करते हैं। ज़िंदगी थोड़ी धीरे चलती है लेकिन मज़ेदार होती है। और इस संडे के दिन ही मैंने इनकी गलियाँ घूमी, शानदार इनके नज़ारे देखे ओल्ड टाउन के। लवीव शहर का आर्किटेक्चर भी मुझे काफ़ी डाइवर्स सा लगा, कहीं गॉथिक तो कहीं क्लासिकल। और ओल्ड टाउन के बीचों बीच ही काफ़ी लोग सैर कर रहे थे। कुछ हो सकता है ना के बराबर टूरिस्ट भी हो, जो मेरे ख्याल से यूक्रेन के और शहरों से आए हुए हो। ट्रैम गुजर रही थी सड़कों के बीच से, काफ़ी ही खूबसूरत नज़ारे थे। और ऐसे ही लवीव शहर को घूमते घूमते शाम होगी और अब मेरा लवीव के ट्रेन स्टेशन पहुंच के ट्रेन लेने का भी वक्त होने लगा था। दरअसल मेरी ट्रेन थी लवीव शहर से पोलैंड की बॉर्डर पार करके पोलैंड के पहले शहर शमाशुल। अब शमाशुल यही शहर है और बॉर्डर पे क्या हुआ इसके बारे में थोड़ी सी देर में बात करने वाला हूँ। लेकिन मेरी ट्रेन थी शाम के 6:50 की और रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के लिए मैं बस की तलाश के लिए नीचे उतर चुका था। वही ट्रैम्स वगैरह सड़कों पे से गुजर रही थी, शानदार नज़ारे थे। सोवियत एरा की वैन्स और कार्स खड़ी हुई दिख रही थी। एक ट्रैम भी मेरी मिस हो गई थी रेलवे स्टेशन जाने के लिए। अब हालांकि मैं बस ढूंढ ही रहा था, लेकिन एक इंसान आए, वो शायद क्रिश्चियनिटी को प्रमोट कर रहे थे। उन्होंने एक हिंदी की किताब भी मुझे दी और बस पकड़ने में मदद करी। अब मैं बस में चढ़ता हूँ और जाने लग रहा था लवीव के ट्रेन स्टेशन। रास्ते में भी खूबसूरत नज़ारे आते हैं। बस का सफ़र भी अपने आप में एक मज़ेदार सफ़र था। करते करते मैं फाइनली पहुंच जाता हूँ लवीव के ट्रेन स्टेशन। उधर बस से उतरता हूँ। अब फाइनली बस से उतर के मैं जाने लगा ट्रेन स्टेशन के अंदर। ट्रेन स्टेशन में पहुंचा और अब बारी थी मेरा प्लेटफॉर्म तलाशने की। फाइनली मैं तो अपने प्लेटफॉर्म पे। ट्रेन शायद 2-4 मिनट लेट थी और मेरा जो कोच था वो था 8 और जो मेरा सीट नंबर था ट्रेन में वो था 20। अब मैं जाके अपनी सीट पे बैठता हूँ। अब रात के 8:20 पे मुझे पोलैंड के इस शहर शमाशुल के ट्रेन स्टेशन पे पहुँचना था
और जो कि लास्ट ट्रेन थी यूक्रेन से, यानी कि लवीव से, जो कि बॉर्डर पार करके पोलैंड मुझे उतारेगी। क्योंकि यूक्रेन देश में युद्ध चल रहे हैं, इनके सभी एयरपोर्ट्स बंद है, तो यहाँ आने का इकलौता तरीका यही है कि भी बॉर्डर क्रॉस करके आओ। और सबसे एक्टिव, सबसे कन्वीनियंट बॉर्डर यही है, पोलैंड और यूक्रेन वाली। आप लोग जानते हो, जब मैं मोल्दोवा वाली बॉर्डर से यूक्रेन आया था तो मुझे बॉर्डर पे 10 घंटे बिठाया गया था इंटेरोगेशन के लिए। लेकिन अब मुझे देश छोड़ना था किसी भी हालत में, क्योंकि आज मेरे वीज़ा का लास्ट दिन था। और अगर मैं 12 बजे से पहले बॉर्डर क्रॉस नहीं करता तो मेरे साथ पता नहीं क्या हो सकता था। तो मुझे किसी भी हालत में बॉर्डर पार करनी थी। अब मैंने ट्रेन ले ली 6:50 की, जो मुझे 8:20 पे शमशुल पोलैंड उतार देगी। ध्यान रखना है, पोलैंड आने वाली आखिरी ट्रेन है दिन की, रात का समय। और ये जो शहर है शमशुल, इधर से जो दिन की आखिरी ट्रेन जाती है वो जाने वाली है 9:21 पे रात के। तो यानी कि मेरे पास पूरा 1 घंटा होगा अपनी इस ट्रेन से उतर के अगली ट्रेन पकड़ने का, जो मुझे क्राको पहुंचा देगी, जो कि पोलैंड का एक बड़ा शहर है। और हालांकि डिस्टेंस इतना ज़्यादा नहीं था, तो मुझे लगा ये 8 बजे से भी पहले उतार देगी, क्योंकि टाइम डिफरेंस भी 1 घंटे का यूक्रेन और पोलैंड में, तो इतना तो टाइम लगना ही नहीं चाहिए। और मैंने सोचा मेरे पास 1-1.5 घंटा होगा, आराम से मैं अगली ट्रेन पकड़ के क्राको पहुँच जाऊँगा, और रिस्क लेने का स्कोप बिल्कुल भी नहीं था। एनीवे, मैं ट्रेन में बैठता हूँ। थोड़ी ही समय बाद यूक्रेन के इमिग्रेशन ऑफिसर्स, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी पुलिस, ट्रेन में आती है इमिग्रेशन करने के लिए। यानी कि ट्रेन चली यूक्रेन के आखिरी शहर लवीव से, आखिरी बड़े शहर लवीव से, और उसी ट्रेन में इमिग्रेशन ऑफिसर आते हैं, पासपोर्ट लेते हैं, मेरे से मेरा वीज़ा मांगा जाता है, ई वीज़ा ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा, मैं अपने फ़ोन में दिखाता हूँ, पर वो बोलते हैं आपके पास इसकी प्रिंटेड कॉपी नहीं है, अगली बार से लेके आना। एज़ इफ़ मैं परसों ही आ रहा हूँ दोबारा। मैं बोला जी मैम, अगली बार लेके आऊँगा। वो मेरा पासपोर्ट देखती है, सारी चीज़ें करती है, और मेरे पासपोर्ट पे स्टैंप कर देती है कि ठीक है, यूक्रेन से अब जा रहा है। क्योंकि अभी से 4-5 घंटे बाद मेरा वीज़ा भी एक्सपायर होने वाला था, और ये लास्ट ट्रेन थी दिन की। कुछ ही समय बाद हम आते हैं पोलैंड की बॉर्डर के नज़दीक, और फिर पोलैंड की बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं मेदिका शहर में। अब ये मेदिका शहर और ये शमशुल शहर, जिधर जाके ट्रेन रुकने वाली थी, ये वही शहर है जिधर मैं आज से 3.25 साल पहले आया था, जब यूक्रेन में युद्ध स्टार्ट हुआ था। और मैंने यूक्रेन में घुसने की कोशिश करी थी, बिल्कुल जब युद्ध स्टार्ट हुआ था। और मैं पोलैंड देश में इनके शहर आया था शमशुल, बस लेके, और शमशुल से फिर मैं टैक्सी करके बॉर्डर आया था मेदिका। लेकिन मैं बॉर्डर क्रॉस करके उस समय यूक्रेन में घुस नहीं पाया था युद्ध की वजह से, और स्पेशल परमिशन नहीं थी मेरे पास, इसलिए मुझे वापस लौटना पड़ा था। अब दोबारा मेदिका क्रॉस करके ट्रेन पहुँच जाती है शमशुल। अब हालांकि 8:20 पे पहुंचना था, लेकिन ट्रेन पहुंचती है 8:35 40 मिनट। फिर भी मेरे पास 40-45 मिनट थी लास्ट ट्रेन पकड़ने के लिए। और ये बहुत छोटा सा टाउन है, इधर कुछ भी नहीं है। इधर लोग आते ही इसलिए यूक्रेन जाने के लिए, या फिर यूक्रेन से आते हुए इधर इमिग्रेशन होती है बस। लेकिन ट्रेन में यूक्रेन की इमिग्रेशन तो हो गई थी, पर पोलैंड की इमिग्रेशन अभी नहीं हुई थी, यानी कि यूरोपियन यूनियन की। और यूक्रेन यूरोपियन यूनियन या शेंगन टेरिटरी का पार्ट नहीं है, पोलैंड है। तो यानी कि पूरे यूरोप का एक्सेस यूक्रेनियंस के लिए पोलैंड के थ्रू ही है। और वॉर में इतने सारे लोग एज रेफ्यूजीज यूरोप में जाते हैं, तो उन्हें पोलैंड के थ्रू होके ही गुजरना होता है, वही उनका फर्स्ट पोर्ट ऑफ एंट्री है। और ट्रेन में क्योंकि पोलैंड की इमिग्रेशन हुई नहीं थी, तो मुझे लगा होती हुई तो बहुत नाम की फॉर्मेलिटी होती होगी, और क्या पता कहाँ पे होगी। लेकिन मैं जैसे ट्रेन से बाहर उतरता हूँ प्लेटफॉर्म पे और चलने लगता हूँ आगे की तरफ, तो देखता हूँ मेरे आगे तो कम से कम कई सौ लोग हैं जो ट्रेन से उतरे, और वो वहाँ पे लाइन बना के खड़े हैं। सामने देखता हूँ मैं कि वहीं पे कस्टम्स और इमिग्रेशन है, और इतनी भीड़ है उसमें, जबकि मेरी ट्रेन बिल्कुल बराबर वाले प्लेटफॉर्म से ही 40 मिनट में निकलने वाली है। और इतनी भीड़ थी भाई वाह, मैं क्या बताऊँ, रेंग के चलना पड़ रहा था। इतने बड़े बड़े ग्रुप थे, और सिर्फ 2-3 इमिग्रेशन ऑफिसर्स के काउंटर्स खुले थे, और वही सभी के साथ डील कर रहे थे। और क्योंकि इतने सारे लोग वॉर की वजह से यूक्रेन से पोलैंड घुस रहे थे, लोगों की अलग से तस्वीरें ली जा रही थी फ़ोन्स में, मतलब जो यूक्रेनियंस थे, मोस्टली यूक्रेनियंस ही थे, और मोस्टली सभी औरतें ही थी। 9:21 पे मेरी ट्रेन छूटने वाली थी, और करते करते उसी लाइन में थोड़ा सा ही मैं आगे बढ़ता हूँ कि मैं नोटिस करता हूँ कि वक्त हो चुका है 9:20। और उसके कुछ ही सेकेंड्स बाद एक प्लेटफॉर्म छोड़ के जो आखिरी ट्रेन यहाँ से मुझे क्राको ले जाने वाली थी, वो मेरी आंखों के सामने से गुजर जाती है। और वहीं उसी इमिग्रेशन पे मैं अभी तक भी फंसा था। अब मैं समझ गया था भाई, मुझे नहीं पता मेरे साथ अब क्या होएगा। इमिग्रेशन पे करते करते मेरा नंबर आया 10:10 रात के। जब मैंने वहाँ पे जाके अपनी फिंगर स्कैन करी, उन्होंने मशीन आगे करी, तो उनकी मशीन से मेरे बायोमेट्रिक्स मैच नहीं हुए जो पासपोर्ट में या उनके डेटा में थे। तो बहुत प्रॉब्लम हुई, सारे काउंटर्स बंद कर दिए, और सारे लोग मेरे को देखने लग रहे कि भी इंडियन है, इसका वो करो, पता नहीं क्या करो, अपनी भाषा में बात कर रहे थे। सभी लोग मेरे पीछे भी कुछ लोग हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं उनका नंबर आने के लिए, मेरी वजह से वो सब सोच रहे क्या हो गया। पर एट दी एंड बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद किसी तरह वो मेरी इमिग्रेशन क्लियर हुई। 10:15 बजे मैं रेलवे स्टेशन से निकलता हूँ या शमशुल बाहर।
बाहर लोग अभी भी लाइन बना के खड़े हैं, जो ये देश छोड़ के वापस शायद यूक्रेन जाना चाह रहे हैं या पता नहीं अपने घर परिवार जाना चाह रहे हैं। ये लाइन ऑब्वियसली छोटी थी, जो लोग यूक्रेन जाना चाह रहे हैं, लेकिन जो लोग यूक्रेन से आए थे, ये कतार, ये जनसंख्या लोगों की बहुत बड़ी थी। वही सेम स्टेशन, सही 3.25 साल बाद, रात के समय। शामशुल, ये देखो दोस्तों, सही 3.25 साल पहले इसी बस स्टेशन पे मैंने दोपहर के समय बस ली थी वापस क्राको जाने के लिए। फ़िलहाल दोबारा क्राको जाने के लिए इसी बस स्टेशन में भटक रहा हूँ, लेकिन कोई बस नहीं है। देखो दोस्तों, खाली पड़ा है, बसेज है पर सारी कल निकलेंगी। कोशिश करूँ। ठंड हो रही है और बहुत भयंकर। एक दो मैंने लोकल टैक्सी वालों से पूछा रेट कि भी यहाँ से क्राको एयरपोर्ट जाने के कितने पैसे लगेंगे, तो उन्होंने बताया कि 1100 पोलिश लोती, यानी कि अपने इंडिया के 25,000 मान लो, या फिर 250 यूरो। अगली ट्रेन यहाँ से अब सुबह की है, सुबह 5 बजे अगली ट्रेन है। फ्लिक्स बस भी नहीं है। जो लास्ट फ्लिक्स बस थी वो भी 9:45 पे मिस हो चुकी है जब मैं इमिग्रेशन की लाइन पे था। और ट्रेन आप लोग जानते हो मेरी आँखों के सामने से 9:21 पे 7 वाले प्लेटफॉर्म से गुजर गई, जो कि क्राको पहुंचने वाली थी। शमशुल में रात को भी बार फंस चुका हूँ, कुछ भी नहीं पता क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। पिछली बार यहाँ पे एक इकलौता हॉस्टल है, वो करा रखा था मैंने। अब रात के बज चुके हैं 11:15 और ठंड हो रखी है ज़बरदस्त, और यहाँ से अब क्राको जाने का कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है। भूख भी लगी है, खाना तलाशना है, कोई बस अगर या कोई भी ट्रांसपोर्ट मिल सके तो वो तलाशनी है। दोस्तों, कई बार तो लगता है क्या छोटी दुनिया है। सही 3.25 साल पहले, 3.5 साल पहले, साल 2022 में अगस्त के महीने में इन सड़कों पे मैं भटक रहा था और खाने की तलाश में इस दुकान पे आया था, समीर कबाब। और इधर एक नेपाल से भाई थे, मुझे याद है, और इनके पास मैंने कबाब खाया था। और अभी रात के समय कुछ भी खुला नहीं मिल रहा था। ठंड आप लोग जानती हो, -1 डिग्री टेम्परेचर हो चुका था। और इसी सड़क पे मैं भटक रहा था कि कुछ खाने का मिल जाए, और तुरंत मेरी इस दुकान पे नज़र पड़ी। मैंने देखा नहीं कि वही दुकान है, मैं तुरंत इस दुकान के अंदर आया। जब अंदर आया तो रियलाइज़ करा इधर तो मैं शायद पहले आया हूँ। और जब मैंने अपनी फ़ोन की गैलरी में अपनी 3.5 साल पहले की फ़ोटोज़ देखी, तो इसी दुकान के अंदर मैंने एक फ़ोटो खींच रखी थी। कमाल है भाई, क्या छोटी दुनिया है, मतलब कितना बड़ा ग्लोब है। पिछले 3.5 सालों में मैं साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, कैरेबियन, पैसिफिक, धरती के चारों तरफ घूम के आ चुका। और एक रैंडम दुकान में घुसता हूँ और पता चलता है इस छोटे से टाउन की इस छोटी सी दुकान में मैंने एक बार पहले भी खाना खाया है, 3-4 साल पहले। क्या कमाल की दुनिया है यार। अभी मेरा कबाब बन रहा है, उसका इंतज़ार कर रहा हूँ, पर बहुत ही गजब की दुनिया है। दोस्तों, ठंड बहुत थी और बैग में जो थोड़े बहुत स्नैक्स थे वो मैं खाने लग रहा था, लेकिन कुछ बनाने की हिम्मत नहीं थी। वो कबाब खा के एक बार तो काम सा चल गया। और मैं रिव्यूज़ पढ़ रहा था उस दुकान के, तो मैंने भी रियलाइज़ करा उधर एक वो लेडी है बड़ी सी उम्र की, काफ़ी रूड सी लगी मेरे को। जब मैंने उससे पूछा बाथरूम यूज़ कर सकता हूँ क्या, तो पोलिश में कुछ चिल्लाने लगी। और हालांकि एक इंडियन भाई भी थे वहाँ पे। एनीवे, उस कबाब शॉप से वापस आ गया मैं शमशुल की सड़कों पे। जी हाँ, वक्त हो गया रात के 12:15 और टेम्परेचर हो गया -2 मेरे ख्याल से, और भी कम हो गया, -2 या -3 हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। ठंड काफ़ी हो गई है, क्या करेंगे मुझे नहीं पता। या तो यहाँ पे कोई जगह देखेंगे, तलाशेंगे, उधर रात बिताएंगे, वरना मुझे नहीं पता। 4-5 बजे ट्रेन चलेंगी स्टेशन से। जैसा भी होगा इस वीडियो करती यहीं पे ख़त्म। ये था मेरा एक्सपीरियंस यूक्रेन देश का। काफ़ी मज़ेदार था, काफ़ी इंटरेस्टिंग था, काफ़ी यूनिक था, और जैसा तैसा भी था। मज़ा आया मेरे को घूम के। काफ़ी ही ऐसे टाइम पे गए जब कोई टूरिस्ट नहीं आने लग रहा था, और अपना एक्सपीरियंस अलग भी रहा उसी वजह से। और क्या मैं लौट के कभी दोबारा से यूक्रेन जाना चाहूँगा? हालांकि दोनों ही टाइम मेरे साथ बॉर्डर पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई। जितनी भी बार मैंने यूक्रेन एंटर करने की कोशिश करी, इनफैक्ट 2022 में भी, अभी 2025 में भी, और निकलते टाइम भी कितनी ज़्यादा हैसल हुई, कितनी ज़्यादा इनकन्वीनियंस हुई। पर मुझे लगता है कि भी इतनी मेहनत करे बाद भी सफिशिएंट टाइम स्पेंड नहीं करा मैंने उस कंट्री में। मैं दोबारा ज़रूर जाऊंगा। और अपना ये यूक्रेन का सफ़र एक पॉजिटिव नोट के साथ ख़त्म करते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलता है ऐसी जगहों पे जाके। और ये वीडियो या ये सीरीज़ भी अपन इसी वीडियो और इसी पल के साथ ख़त्म करते हैं। पता नहीं मैं आप लोगों से अगली बार कौन सी वीडियो में मिलूँगा, कौन से देश में मिलूँगा, कौन से शहर में या कौन से कॉन्टिनेंट पे, मैं खुद भी नहीं जानता। लेकिन जल्दी आप लोगों से मिलने की ज़रूर कोशिश करूँगा, दुनिया के शायद किसी और कोने में, या क्या पता इसी कोने में आसपास। पर एनीवे, इस सीरीज़ को करते हैं ख़त्म। मैं नहीं जानता मैं अभी फ़िलहाल क्या करने वाला हूँ, कल क्या करने वाला हूँ, अगले हफ्ते, अगले कुछ दिनों में कहाँ जाने वाला हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं तो ज़रूर जाने वाला हूँ, बिकॉज होम इज़ वेयर आई ले माई हेड।
गुड बाय।